नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे राशियाँ, जो भौतिक राशियाँ हैं उनके बारे में। फिर डिस्कस करेंगे अदिश और सदिश, किस प्रकार से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं। फिर उसके बाद बीमा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिक राशियां क्या हैं। अच्छा, भौतिक राशियां क्या हैं, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे भौतिक राशियों को। तो भौतिक राशियों के बारे में बोला जाता है कि किसी भी पदार्थ के बारे में जब हम कोई मापन करते हैं, किसी भी पदार्थ के बारे में, दुनिया में कोई भी पदार्थ हो उसके बारे में जब हम मापन करते हैं तो भौतिक राशियों का उपयोग करना पड़ता है। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि भौतिक राशि एक ऐसा मापन है जो किसी पदार्थ के बारे में किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि ये मार्कर है। मार्कर को हम जब मापन करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का मापन कर सकते हैं। जैसे मार्कर की लेंथ है यानी लंबाई, इसका जब हम मापन करेंगे तो हमारे पास एक भौतिक राशि आएगी जिसे हम लंबाई का नाम देंगे। ठीक, दूसरे तौर पे या दूसरी जगह पे इसका ही हम चौड़ाई का भी मापन कर सकते हैं, ये भी एक भौतिक राशि होगी। इसका हम द्रव्यमान भी माप सकते हैं, ये भी एक भौतिक राशि होगी। तो इस तरीके से किसी पदार्थ के बारे में जो कोई भी हम मापन करते हैं उसमें भौतिक राशियों का उपयोग होता है। या ये कहें कि किसी पदार्थ के बारे में जो भी मापन किया जाता है वो भौतिक राशियों के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है, जब भौतिक राशियों का मापन करते हैं तो हमें क्या मिलता है। जब हम किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का मापन करेंगे तो भौतिक राशि के मापन में हमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो आंकिक मान, दूसरे पे हमें मात्रक मिलता है। ठीक, जैसे समझने के लिए हम अगर आपको बताएं तो मान लीजिए आपके घर से आपकी कोचिंग की दूरी जो है 1 किलोमीटर है। तो इसमें आपने क्या नापा, इसमें आपने दूरी का मापन किया है। भौतिक राशि क्या है, दूरी। वो आपके घर से आपकी कोचिंग के बीच हो सकती है या कहीं और भी हो सकती है। आपने जब इसका मापन किया, इस भौतिक राशि का मापन किया, तो आपके सामने दो चीजें आएंगी। मान लीजिए आपके घर से कोचिंग के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो उसमें दो चीजें आएंगी। एक तो आंकिक मान आएगा 1 प्लस किलोमीटर आएगा, ये है मात्रक और ये है इसका आंकिक मान। ऐसे ही आप किसी का भी, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था, मार्कर का द्रव्यमान आप नाप सकते हैं। मार्कर का द्रव्यमान मान लो आपने नापा है, तो यहाँ पर द्रव्यमान जो हुआ वो क्या हुआ, भौतिक राशि हुई। इसका जब आप मापन करोगे तो मान लो इसका द्रव्यमान आया है 10 ग्राम, तो एक आंकिक मान आएगा 10 और एक मात्रक आएगा ग्राम। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि किसी भी भौतिक राशि का जब मापन करते हैं तो हमें मापन करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो आंकिक मान की, दूसरी मात्रक की। या दूसरे शब्दों में कहें, किसी भौतिक राशि को जब हम मापन करते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो उसका आंकिक मान और दूसरा मात्रक। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मात्रक। क्यों? क्योंकि किसी भी भौतिक राशि को जो आपने मापा है उसका जो आंकिक मान है वो इस पर निर्भर करेगा कि आपने मात्रक कौन सा लिया है। मात्रक बदलते ही आंकिक मान बदल जाएगा। जैसे कि आपके घर से कोचिंग के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, अगर आप इसे मीटर में बदलना चाहें तो, या यूं कहिए कि अगर इस दूरी को आप
मीटर में व्यक्त करना चाहें, यानी मात्रक अब आपने मीटर ले लिया है, तो ये दूरी कौन सी कितनी हो जाएगी, इसको मीटर में बदल लीजिए, 1000 आ जाएगी। अच्छा, मात्रक बदल गया तो आंकिक मान बदल गया। फिर से अगर हम देखें इसी दूरी को, अगर आपसे कोई कहे कि आपके घर से और कोचिंग या विद्यालय के बीच की जो दूरी है उसे सेंटीमीटर में नापिए, यानी अब दूसरा मात्रक यूज हो रहा है सेंटीमीटर, तो आंकिक मान फिर से बदल जाएगा। आंकिक मान अब इतना निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब हम भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उसके मात्रक पर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। मात्रक बदलता जाएगा तो आंकिक मान बदलता जाएगा। अच्छा, यहां से एक चीज हमें और समझ में आती है कि एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं। जरूरी नहीं है एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक हो। एक भौतिक राशि के कई सारे मात्रक प्रयोग में लिए जाते हैं। जिस प्रकार से आप मात्रक प्रयोग करेंगे उस हिसाब से आंकिक मान बदलता रहेगा। अब बात आती है यहां पर कि कौन सा मात्रक यूज करने के लिए कौन सी पद्धति यूज किया जाता है। तो हमारे सामने 2-3 पद्धतियां निकल के आती हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे पद्धतियों के बारे में जब हम देखते हैं तो पहली निकल के आती है MKS पद्धति। MKS पद्धति में 3 भौतिक राशियों के बारे में जानकारी मिलती है, या यूं कहिए कि ये पद्धति मापन की MKS पद्धति जहां जिन देशों में प्रयोग की जाती है उनमें भौतिक राशियां 3 प्रयोग की गई हैं, जिनके बारे में इस पद्धति के द्वारा जानकारी मिलती है। एक तो समय है, दूसरा दूरी है, तीसरा द्रव्यमान है। इसमें समय का मात्रक प्रयोग किया गया है सेकेंड इस पद्धति में। अच्छा, दूरी का मात्रक यहां पर पूरा लिख लेते हैं। समय को सेकेंड में दर्शाया गया है, यानी इसका मात्रक सेकेंड प्रयोग किया गया है। समय को सेकेंड में प्रदर्शित किया जाता है, या समय के लिए, समय जो भौतिक राशि उसके लिए सेकेंड मात्रक प्रयोग किया जाता है। दूरी इसके लिए किलोमीटर का मात्रक यूज किया जाता है। फिर आता है तीसरे नंबर पर द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यूज किया जाता है। ठीक। अच्छा, दूसरे नंबर पर पद्धति आती है, कुछ जगहों पर CGS पद्धति प्रयोग की जाती है। इस पद्धति में समय को सेकेंड से दिखाया जाता है, या समय के लिए सेकेंड मात्रक प्रयोग किया जाता है। अच्छा, द्रव्यमान के लिए यहां पर ग्राम का यूज किया जाता है, और दूरी के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तीसरी पद्धति आती है FPS पद्धति। इसमें समय के लिए यहां पर भी सेकंड का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान के लिए यहां पर पाउंड का प्रयोग किया जाता है, और दूरी के लिए फुट का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 पद्धतियां हैं, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। MKS पद्धति में समय के लिए सेकंड का मात्रक का प्रयोग किया जाता है, दूरी के लिए मीटर का, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। CGS पद्धति में समय के लिए सेकंड का, यहां पर भी
द्रव्यमान और दूरी के लिए यहाँ पर बदल जाता है। द्रव्यमान के लिए यहाँ पर ग्राम का प्रयोग किया जाता है, दूरी के लिए यहाँ पर सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह पीएस पद्धति में समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमेशा होता रहा है। द्रव्यमान के लिए यहाँ पर बदल जाता है, यहाँ पर पाउंड का प्रयोग होता है। दूरी के लिए यहाँ पर फुट का प्रयोग होता है। अच्छा, दुनिया में बहुत सारे देश हैं। कुछ देशों में इस पद्धति का पालन किया जाता है, कुछ देशों में ये पद्धति मानी जाती है, कुछ देशों में ये पद्धति मानी जाती है। कुल मिला के अब यहाँ पर समस्या वाली बात ये हो गई कि कोई दूरी को मीटर में बता रहा है, कोई दूरी को सेंटीमीटर में, कोई दूरी को फुट में बता रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या होने लगी, जिसके तहत वैज्ञानिकों ने विचार किया। सारी दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर ये निर्णय किया कि कोई एक ऐसी पद्धति बननी चाहिए जो पूरी दुनिया में लागू हो, जिसके तहत सारी दुनिया उसको फॉलो करे। तो चौथी और सर्वमान्य पद्धति जो आज के दिन में है, एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम, वो बनाई गई। अब इसके बाद हम लोग एसआई पद्धति देखते हैं। अब हम देखते हैं एसआई सिस्टम के बारे में, मात्रकों की जो एसआई पद्धति है या राशियों की जो एसआई पद्धति है। पहली बात, इससे पहले जो 3 पद्धतियां आप लोगों ने देखी है, उसमें केवल 3 राशियों के बारे में ही जिक्र किया जाता है। 3 भौतिक राशियों के बारे में जिक्र किया जाता है, एक तो द्रव्यमान, दूसरी लंबाई या दूरी, तीसरी समय। एसआई पद्धति में क्या अंतर है? यहाँ पर 7 भौतिक राशियों के बारे में डिस्कस किया गया है। अच्छा, इन राशियों को मूल राशियां माना गया है या नाम दिया गया है? ये जो 7 राशियां आपके सामने दिख रही हैं, 7 भौतिक राशियां दिख रही हैं, इनको एसआई पद्धति में मूल राशियों का नाम दिया गया है। इन भौतिक राशियों का या मूल राशियों के जो मात्रक हैं, उनको मूल मात्रक नाम दिया गया है। कौन कौन सी हैं ये? पहली तो दूरी या लंबाई, एक ही बात है। पहली मूल राशि ली गई है इसमें, जिसके मात्रक को मीटर लिया गया है। दूसरे नंबर पर द्रव्यमान, दूसरी भौतिक राशि द्रव्यमान ली गई है, जिसके मात्रक को किलोग्राम एसआई पद्धति में लिया गया है। इसी तरह समय के मात्रक को सेकेंड, ताप के मात्रक को केल्विन, ज्योति तीव्रता की मात्रक को कैंडेला, पदार्थ की मात्रा के मात्रक को मोल, और विद्युत धारा, इसके मात्रक को एम्पियर लिया गया है। ये मूल राशियां हैं, एसआई पद्धति में इनका वर्णन है, और इनके जो मात्रक होते हैं उनको मूल मात्रक कहा जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि कैसे याद रखा जाएगा मूल राशियों को। तो एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप मूल राशियों को याद कर सकते हैं। क्यों याद करना है आपको? क्योंकि अभी आप देखोगे इन 7 मूल राशियों के अलावा भी बहुत सारी राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, जिनको व्युत्पन्न राशि का नाम दिया जाता है। तो आगे बहुत सारी राशियां हो जाएंगी तो याद करना कठिन होगा। तो इसलिए जो मूल भौतिक राशियां हैं उनको हम लोग याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है? ताश दल बीजेपी, ताश दल बीजेपी। अब यहां पर आप एक एक शब्द से एक एक मूल राशि को याद कर सकते हैं। ता से ताप हो जाएगा, स से समय, द से द्रव्यमान, ल से लंबाई या दूरी, बी से विद्युत धारा, जे से ज्योति तीव्रता, और पी से पदार्थ की मात्रा। तो इस फार्मूले से आप मूल भौतिक राशियों को याद कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एसआई पद्धति में और क्या है। ठीक, अब देखिए एसआई पद्धति आपने देखी। एसआई पद्धति में 7 मूल राशियों का नाम दिया गया है। मूल राशियों के जो मात्रक थे उनको मूल मात्रक का नाम दिया गया है। इसके अलावा 7 मूल राशियों के अलावा 2 और राशियां हैं जिनको एसआई पद्धति में जगह दी गई है। इनका नाम होता है पूरक राशि। ये जो 2 एक्स्ट्रा राशियां मैं बता रहा हूं, ये पूरक राशियों का नाम है इनका। और पूरक राशियों के जो मात्रक हैं उनका नाम पूरक मात्रक रखा गया है। कौन सी हैं? एक तो है समतल कोण, दूसरा है घन कोण।
समतल कोण का जो मात्रक है यसाई पद्धति में रेडियन है। घन कोण, इसका मात्रक यसाई पद्धति में स्टेरेडियन होता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। यसाई पद्धति में हम लोग अभी कितनी पद्धति पढ़ चुके हैं? 4 पद्धति पढ़ चुके हैं। पहली हमने पढ़ी यम के यस, उसमें केवल 3 राशियों का जिक्र था, एक तो द्रव्यमान, दूसरा समय, तीसरा लंबाई का। ऐसे ही एफपीएस और सीजीएस, इन दोनों पद्धतियों में भी केवल 3 भौतिक राशियों का जिक्र था। अच्छा, तीनों पद्धतियों में भौतिक राशियों के मात्रक अलग अलग प्रयोग किए गए थे, जिससे समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो वैज्ञानिकों ने फिर एक पद्धति बनाई, यसाई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसका पूरा नाम होता है। यानी ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है, सब इसको मानते हैं, ये सर्वमान्य पद्धति है। इसमें क्या किया गया है? अभी तक आपने देखा 7 मूल भौतिक राशियां मानी गई हैं, जो कि आपने 1 2 3 करके देखा। उन मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं उनको मूल मात्रक नाम दिया गया है। उनके अलावा 2 पूरक राशियां हैं, मैंने बता दिया, एक समतल कोण, दूसरा घन कोण। इनके मात्रकों को पूरक मात्रक कहा जाता है। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक, अच्छा, यसाई पद्धति में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें यानी राशियों के बारे में इतनी जानकारी हमको मिलती है। अच्छा, अब ये है मूल भौतिक राशियां और पूरक राशियां। फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में या कहीं पर भी सिर्फ इतनी राशियां नहीं हैं, ये मूल भौतिक राशियां हैं। अब इसके बाद जो भी राशि आपको मिलेगी उसको व्युत्पन्न राशियों का नाम दिया जाता है। क्यों व्युत्पन्न राशियां हैं, कैसे व्युत्पन्न राशियां हैं, अब आगे हम लोग देखने चल रहे हैं। व्युत्पन्न राशियां अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, यसाई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने अभी तक 7 मूल भौतिक राशियां देखी और 2 पूरक राशियां देखी। अब बात आती है व्युत्पन्न राशियां की। व्युत्पन्न राशियों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पूरे भौतिक विज्ञान में केवल 7 ही भौतिक राशियां नहीं हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। बात यह है कि जो 7 आपको दिखाई गई हैं वो मूल भौतिक राशियां मानी गई हैं यसाई सिस्टम के द्वारा, यसाई पद्धति के द्वारा। इसके बाद जो भी राशियां आपको आगे मिलेंगी वो व्युत्पन्न राशियों में उनको रखा जाता है। क्यों व्युत्पन्न नाम दिया गया है? क्योंकि ये राशियां मूल राशियों द्वारा उत्पन्न की जाती है, या ये ऐसे कहें कि इन राशियों की उत्पत्ति मूल राशियों से ही होती है। जैसे कि आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं। पहला उदाहरण लेते हैं, जैसे हम कहें आयतन, ये भी एक भौतिक राशि है, इसका भी मापन हो सकता है, लेकिन ये मूल भौतिक राशियों में नहीं है। इसका मतलब ये व्युत्पन्न राशि है। कैसे व्युत्पन्न राशि है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है मूल राशियों से हुई है। कैसे हुई है हम आपको दिखा देते हैं। जैसे आयतन का सूत्र आप लिखोगे तो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई क्या है? एक दूरी है, ठीक। इसको अच्छा, दूरी को यसाई सिस्टम में किससे मापते हैं? मीटर से। गुणे चौड़ाई भी एक दूरी है, दूरी को हम मीटर से नापते हैं यसाई सिस्टम में। ऊंचाई ये भी एक दूरी होती है, इसको भी हम मीटर से नापते हैं। तो किसी भी राशि का जब 3 बार गुणा होता है तो उसकी घात 3 हो जाती है, ये आप लोग जानते हैं। इसका मतलब है आयतन का जो मात्रक निकल के आया वो मीटर की घात 3 या मीटर की क्यूब निकल के आया। आप देख सकते हो, मीटर जो है मूल भौतिक राशि का एक मात्रक है। मूल भौतिक राशि कौन सी थी? दूरी या लंबाई, उसका मात्रक था मीटर। लेकिन यहां पर मीटर नहीं, मीटर की घात 3 है। यहां से आपको समझ में आ गया होगा, मीटर की घात 3 लगाने से ये आयतन का मात्रक हो जाता है, यानी इसकी उत्पत्ति मूल भौतिक राशि के मात्रकों से हुई है, इसीलिए इनको व्युत्पन्न नाम दिया जाता है। ठीक। अच्छा,
कोई और उदाहरण ले सकते हो आप, क्षेत्रफल का ले लो, इससे भी सिंपल है। क्षेत्रफल भी एक भौतिक राशि है। इसका जब आप फार्मूला लिखोगे तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी एक दूरी है तो मीटर मात्रक प्रयोग करेंगे, चौड़ाई भी एक दूरी है तो यहां पर भी मीटर का मात्रक प्रयोग करेंगे। इसका मात्रक निकल के आ जाएगा मीटर का स्क्वायर यानी मीटर की घात 2। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक है मीटर घात 2। इस तरह से बहुत सारे मात्रक हैं। चलो वेग का निकाल लेते हैं, एक और देख लेते हैं। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन यानी एक दूरी है, मूल भौतिक राशि में जाती है, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या निकल के आएगा? मीटर प्रति सेकंड। वेग एक व्युत्पन्न राशि हुई, इसका जो मात्रक आया वो व्युत्पन्न मात्रक हुआ। तो इस प्रकार से ऐसे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। इस तरीके से बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है जब बहुत सारे हैं तो इनको हम नहीं याद कर सकते, इसीलिए आपको एक पहले ट्रिक बताई गई है जिसके द्वारा आप मूल भौतिक राशियों को याद कर लेंगे। उनके अलावा दो पूरक राशियां हैं, समतल कोण और घन कोण, 9 संख्या में हैं, उनको आप याद रखोगे। उसके अलावा जो भी भौतिक राशि आपसे पूछी जाए वो व्युत्पन्न राशि की कैटेगरी में आएगी। जो भी मात्रक आपसे पूछा जाए वो व्युत्पन्न मात्रक की कैटेगरी में आएगा। तो एसआई सिस्टम में ये सुविधा है। 7 मूल भौतिक राशियां हैं, 2 पूरक राशियां हैं। मूल भौतिक राशियों के 7 मात्रक हैं, मूल मात्रक कहा जाता है उनको। पूरक राशियां हैं, उनके मात्रक को पूरक मात्रक कहा जाता है। उनके अलावा जो कुछ भी आता है उसको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उनके जो मात्रक उत्पन्न होते हैं मूल मात्रकों से उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं, सदिश और अदिश की बात करते हैं। कैसे ये सदिश और अदिश राशियां कहां से आ गई? देखिए, जो भी भौतिक राशियां अभी तक आपने पढ़ी, चाहे वो मूल राशियां हों चाहे व्युत्पन्न राशियां हों, एसआई सिस्टम में आपने देखा 7 मूल राशियां थी और पूरक राशियां थी और व्युत्पन्न थी। उनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक तो सदिश राशियां, दूसरी अदिश राशियां। कैसे बांटा गया है 2 कैटेगरी में? इस आधार पे बांटा गया है कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको सदिश राशि कहते हैं। जिनमें दिशा होती, स मतलब होती है, दिश मतलब दिशा। यानी कि जिन भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उनको सदिश राशियां कहते हैं। यहीं इसके विपरीत जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई जरूरत नहीं होती, ऐसी राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। अ मतलब अनुपस्थित, दिश मतलब दिशा, जिनमें दिशा का कोई लेना देना नहीं होता, अदिश राशियां कहलाती हैं। इंग्लिश में सदिश राशियों को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ये भी जानना चाहिए आपको। कभी कभी वेक्टर को ऐसे हिंदी में लिख देते हैं वो वेक्टर। तो सदिश राशियों को इंग्लिश में वेक्टर कहा जाता है, अदिश को स्केलर कहा जाता है। अब बात आती है, उदाहरण से समझते हैं कैसे। जैसे सदिश राशि का उदाहरण है बल, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए एक उदाहरण लेते हैं बल। बल एक सदिश राशि है। अब सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए आपको पता है कि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। कैसे पता चल रहा है देख सकते हो आप। जैसे कहीं भी किसी भी सवाल में आप जब
देखोगे तो अगर बल के बारे में चर्चा हो रही है तो वहां पर ऐसे बताया जाए, कैसे, जैसे कहा जाएगा एक वस्तु फला जगह पर स्थित है, उस पर जैसे मान लो 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उस पर 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लगाया जा रहा है। तो दिशा जरूर बताया जाएगा, बल लग रहा है तो किस दिशा में लग रहा है, तब जाके उसका कंप्लीट नोटेशन यानी उसकी व्यक्ति हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये सदिश राशि है। बल अगर लग रहा है तो ये जानना जरूरी है किस दिशा में लग रहा है, तभी उसका कंप्लीट नॉलेज यानी पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त होगा। जबकि अदिश राशि जो होती है उनमें क्या होता है, जैसे अदिश राशि का उदाहरण एक हम लेते हैं द्रव्यमान, यह एक अदिश राशि है। बहुत सारी अदिश राशियां अभी देखेंगे। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। जैसे इस मार्कर का द्रव्यमान 10 ग्राम है, तो हम इतना ही बताते हैं कि इस मार्कर का द्रव्यमान 10 ग्राम है। ये नहीं बताते हैं कि इस मार्कर का द्रव्यमान 10 ग्राम है, वो उत्तर दिशा में द्रव्यमान है या पूर्व दिशा में है या सामने की तरफ है या पीछे की तरफ है। ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि यह अदिश राशि है। अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि द्रव्यमान, सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बल आप ले लो, बल एक सदिश राशि है। बल जब भी आप बताएंगे तो आपको परिमाण तो बताना ही होगा। जैसे मान लो हमने इस बोर्ड पर 10 न्यूटन का बल लगाया है, तो आपको बताना पड़ेगा बल हमने इस डायरेक्शन में लगाया है या बोर्ड की इस डायरेक्शन में लगाया है, कौन सी डायरेक्शन, कौन सी दिशा में आपने बल लगाया है, ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सदिश राशि है। कोई भी सदिश राशि होती है तो उसको व्यक्त करने के लिए हम उसके ऊपर एरो लगाते हैं। जैसे बल है, बल का संकेत हम यफ यूज करते हैं भौतिक विज्ञान में। तो जब भी यफ लिखेंगे तो उसके ऊपर हम लोग इस तरीके से एरो लगाएंगे। तो जिस भी संकेत के ऊपर एरो लगा हो तो आप समझ जाना वो सदिश राशि को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि सदिश राशि जब भी लिखते हैं उसके ऊपर एरो लगाते हैं। जबकि अदिश राशियों के ऊपर एरो नहीं लगाते। जैसे द्रव्यमान का संकेत हम यम प्रयोग करते हैं, यम के ऊपर ऐसा नहीं कभी आप देखोगे कि उसके ऊपर क्या एरो लगा हो, क्योंकि वो अदिश राशि है। तो ये हुई सदिश राशियां और अदिश राशियों के बारे में, कैसे इनको अलग करते हैं। अब हम एक चार्ट बना लेते हैं, वहां पर देख लेते हैं कौन सी सदिश राशियां हैं, कौन सी अदिश राशियां हैं। ये आपके सामने एक चार्ट है, इसमें हमने सदिश राशियों और अदिश राशियों को अलग अलग करके बता दिया है। सदिश राशियाँ कुछ गिनी चुनी आपके सिलेबस में हैं, अदिश राशियाँ बहुत सारी हैं। तो कोशिश करिएगा सदिश राशियों को ध्यान में रखिए, उनके अलावा जो मिले उनको अदिश बता दीजिएगा। ये एक सिंपल सी ट्रिक आप यूज कर सकते हो। सदिश राशियाँ कम होती भी हैं, आपके सिलेबस में कम हैं भी, अदिश राशियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सदिश राशियाँ देखते हैं, पहले ही आपको पता हो चुका है, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश होती हैं। जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश राशियाँ होती हैं। जैसे देखते हैं सदिश राशियों में विस्थापन, ये चीज़ एक गौर करने वाली बात है, थोड़ा सा अंतर होता है। विस्थापन अगर लिखा है कहीं पर वो सदिश राशि होती है, जबकि दूरी अदिश राशि होती है। दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए स्टार लगा दिया है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, दूरी अगर किसी दो वस्तु के बीच में या किसी के भी बीच में दूरी अगर शब्द लिखा है तो वो अदिश राशि होगी। अगर विस्थापन लिखा है तो सदिश राशि होगी। किसी की स्थिति बता रहे हो वो भी सदिश राशि होती है। वेग, यहाँ पर भी स्टार लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वेग और चाल दो शब्द हैं, मिलते जुलते हैं। चाल अदिश राशि है, जबकि वेग जो होता है वो सदिश राशि होती है। त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण, ये भी सदिश राशि है। बल, ये भी सदिश राशि है। भार, ये ध्यान रखिएगा, भार हमें लगता है अदिश राशि है, लेकिन ये सदिश राशि होती है, इसमें दिशा होती है, याद रखिएगा। संवेग हुआ, आवेग हुआ, ये भी सदिश राशियां हैं। बल, आघूर्ण सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र, ये भी सदिश राशि
है। एक चीज और यहां पर स्टार लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा घनत्व ये एक सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा जो होती है वो अदिश राशि होती है। अदिश राशियों में और क्या आता है? दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जो आपको मिलते रहेंगे, बाकी बहुत सारी होती हैं। कुल मिला के बात ये है कि सदिश राशियों पर ध्यान दीजिएगा, सदिश राशियों को याद रखिएगा, सदिश राशियों को बार बार लिख लीजिएगा जिससे वो याद हो जाएं। और अदिश राशियां बहुत सारी हैं, तो सदिश के अलावा जब आपको मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अदिश हैं। जहां पर स्टार लगाएं वहां पर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि मिलते जुलते टर्म होते हैं। विस्थापन और दूरी दो मिलते जुलते टर्म हैं। विस्थापन सदिश होता है जबकि दूरी अदिश राशि होती है। वेग और चाल, वेग और चाल, वेग जो है सदिश राशि जबकि चाल जो होती है वो अदिश राशि होती है। ऐसे ही भार, भार को अदिश दिमाग में बैठा रहता है अदिश, जबकि ये सदिश राशि है। एक चीज और ध्यान देने लायक है, विद्युत धारा घनत्व अगर लिखा है वो सदिश राशि होती है, जबकि विद्युत धारा जो होती है वो अदिश राशि होती है। तो ये एक चार्ट है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जो आपके सिलेबस में हैं, उनमें मैंने लिख दिया है कौन सदिश है कौन अदिश है। बाकी और फिजिक्स में जहाँ जो भौतिक राशि मिलती रहेगी वहाँ मैं बताता रहूँगा कि कौन सदिश है कौन अदिश है, वहाँ लिखाता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना, और अब आगे देखते हैं। एक यहाँ पर नोट में आपको बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना होगा। दो ऐसी राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ हैं। पहली तो क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में एरिया कहते हैं। दूसरे नंबर पर कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये दो भौतिक राशियां ऐसी हैं जो सदिश और अदिश दोनों हैं। कहीं कहीं पर इनको सदिश के रूप में प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं पर इनको अदिश राशि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये दो भौतिक राशियां ऐसी हैं जो सदिश भी हैं अदिश भी हैं। जहां जैसी जरूरत होती है वहां पर इनको उस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों भौतिक राशियों के बारे में ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैंने नोट में लिखा दिया है आपको। ठीक, इतना है और आगे देखते हैं। चलाने वाला अब अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं बीमा। इंग्लिश में कहते हैं इसको डायमेंशन। क्या होता है बीमा? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उनके मात्रक पर लगाई गई घात को बीमा कहते हैं। जब किसी भौतिक राशि को हम लोग व्यक्त करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भौतिक राशि को व्यक्त करने में हम दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं। एक तो होता है परिमाण यानी आंकिक मान, दूसरे नंबर पर होता है मात्रक। आपने देखा था जब हम लोग व्युत्पन्न मात्रक निकाल रहे थे तो वहां पर मात्रकों के ऊपर बहुत सारी घात लग रही थी। जैसे आयतन का मात्रक जब हमने निकाला था तो मीटर की घात 3 आ रही थी। क्षेत्रफल का मात्रक हमने निकाला था तो मीटर की घात 2 आया था। इसी तरीके से जब भी हम भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं तो उनके मात्रकों पर कुछ घात आती है, उसी घात को हम बीमा कहते हैं। आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे कि इस भौतिक राशि की क्या बीमा होगी, इस राशि को की बीमा बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। कैसे बीमा निकालते हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। अच्छा, बीमा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक चीज़ सीखते हैं, वो क्या कि राशियों को, जो भौतिक राशियां हैं हमारी, उनको हम उनके नाम से नहीं लिखेंगे। जैसे दूरी या लंबाई का मात्रक जो हमने था मीटर, वो सब नहीं लिखेंगे। दूरी को हम लोग यल से व्यक्त करेंगे, एक संकेत के रूप में व्यक्त करेंगे। ऐसे ही द्रव्यमान को यम से व्यक्त करेंगे, समय को टी से व्यक्त करेंगे, ताप को के से व्यक्त करेंगे, टी से नहीं व्यक्त करेंगे क्योंकि टी पहले यूज हो चुका है, के से करेंगे। या कहीं कहीं पे थीटा आपको मिलेगा, या के मिलेगा अथवा थीटा मिलेगा। किसके लिए? ताप के लिए संकेत मिलेगा। विद्युत धारा के लिए ए मिलेगा, ज्योति तीव्रता के लिए सी डी मिलेगा, पदार्थ की मात्रा के लिए
मोल मिलेगा। ज्यादातर आपको ये 3 मिलेंगे, कभी कभी आपको ये दोनों मिलेंगे, ये आपको नहीं मिलने वाले हैं। आपके सिलेबस के तहत इन दोनों का बीमा में प्रयोग देखने को आपको नहीं मिलेगा। ज्यादातर किसी भी चीज की बीमा आप निकाल रहे हो तो लंबाई, द्रव्यमान और ताप के संकेत देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं का ज्यादा प्रयोग होता है। कुछ हद तक अगर आपको और कठिन या और बड़ी बीमा निकालने के लिए मिल रही है तो उसमें ताप और विद्युत धारा के संकेत देखने को मिलेंगे या प्रयोग करने पड़ेंगे। ज्योत की तीव्रता यानी कैंडेला और मोल, इनका प्रयोग आपके सिलेबस के तहत ना के बराबर मिलता है। तो पहली बात, हमें बीमा कैसे निकालना है उसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज ये करनी है। क्या करनी है कि भौतिक राशियों के संकेत हमें याद करने हैं, किसके लिए कौन सा संकेत हम प्रयोग करते हैं, कैसे बीमा निकालते हैं, वो चीज मैं आपको अभी क्वेश्चन वाइज कर करके समझा रहा हूं। चलिए अब एक एक करके हम लोग बीमा निकालना सीखते हैं। बीमा जो है याद करने की कोशिश कम करिए, क्योंकि अगर निकालना आप सीख जाओगे तो किसी की भी बीमा निकाल सकते हो। अगर नहीं सीखोगे तो याद करने के लिए बहुत सारे हैं, तो कितना याद करोगे आप। तो कोशिश करिए, मैं बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, वो चीज़ आप देख लीजिए। अगर सीख जाते हैं तो हमेशा के लिए हो जाएगा, किसी की भी बीमा आप निकाल सकते हो। अच्छा, बीमा निकालने के लिए पहली बात आपको संकेत याद होनी चाहिए कि किस भौतिक राशि के लिए कौन सा संकेत हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज क्या याद होनी चाहिए, किसी की बीमा निकालने आप जा रहे हो तो उससे संबंधित कम से कम एक सूत्र आपको आना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर बीमा निकल पाएगी। अगर आपको सूत्र नहीं याद है कोई तो आप बीमा नहीं निकाल पाओगे। तो सूत्र आपको आने चाहिए। ठीक, क्या होते हैं या कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला एकदम छोटा सा देखते हैं, क्षेत्रफल। ये एक भौतिक राशि है, इसकी जरा हम बीमा निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि इससे संबंधित आपको एक सूत्र आना चाहिए। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अच्छा, अब लंबाई क्या है, एक दूरी है। कुछ देर पहले भी मैंने बताया था लंबाई एक दूरी है। दूरी के लिए क्या संकेत आप प्रयोग करते हो, यल। यल एक संकेत प्रयोग करेंगे। अच्छा, एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, हम बीमा को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ऐसे सिंपल यल नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है इसमें, चौड़ाई, ये भी एक दूरी ही है, तो चौड़ाई को भी हम यल से प्रदर्शित करेंगे और जैसा कि मैंने बताया ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अच्छा, अब यल और यल का गुणा करोगे तो यल की घात 2 हो जाएगा, ये सबको पता है, इसमें कुछ बताने वाली जरूरत नहीं है। ये क्षेत्रफल की बीमा निकल के आ गई, यल की घात 2 क्षेत्रफल की बीमा होती है। अच्छा, अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आयतन की बीमा बताइए, तो मैंने आपको बताया जिसकी भी बीमा पूछ रहे हैं पहले उससे संबंधित एक सूत्र लिखिए। इससे संबंधित सूत्र क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कैसे निकालेंगे, लंबाई एक दूरी है तो इसके लिए यल संकेत का प्रयोग करेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे, गुणे चौड़ाई भी एक दूरी है तो इसके लिए भी यल का प्रयोग करेंगे और ब्रैकेट में बंद करेंगे। ऊंचाई भी एक दूरी है तो इसके लिए भी यल का ही प्रयोग करेंगे। अब यहां पर समान संख्याओं का जब 3 बार गुणा होता है तो उसकी घात 3 लिख दी जाती है, ये आपको पता होगा, मैथ में पता होना ही चाहिए। तो इस तरीके से आयतन की बीमा निकल के आ गई। क्या है आयतन की बीमा, यल घाते 3 या यल का क्यूब। अगला देखते हैं, बेग। बेग की बीमा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उससे संबंधित एक सूत्र आपको लिखना पड़ेगा। बेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन
बटे समय। ठीक। विस्थापन एक दूरी है, तो इसके लिए कौन सा संकेत प्रयोग करेंगे? यल का प्रयोग करेंगे, बटे समय। समय के लिए मैंने संकेत लिखाया हुआ, समय के लिए कौन सा संकेत प्रयोग करते हैं? पीछे जाके आप देख सकते हैं, आपने नोट किया होगा। समय के लिए हम टी संकेत का प्रयोग करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पर एक मैथ का टर्म यूज होता है, आप लोग जानते होंगे, आपको जानना ही चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि किसी भिन्न में जो ऊपर का पार्ट होता है उसको धनात्मक घात के साथ लिखते हैं, भिन्न में जो नीचे का पार्ट होता है उसको ऋणात्मक घात के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यल ये ऊपर था, इसकी धनात्मक घात, कितनी घात है इसकी? 1 है। लिखो या ना लिखो, 1 सर्वविदित है, पता रहता है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। नीचे जो है उसको जब हम लिखेंगे तो उसको ऋणात्मक घात के साथ लिखेंगे। इसकी घात यहां पर क्या थी? 1 थी, और इसको व्यक्त करने के लिए -1 लिखेंगे, इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये हुआ बेग की बीमा। क्या होती है? यल की पावर 1 टी की पावर -1, या ऐसे कहो एल टी की पावर -1। जहां पर कुछ नहीं बोला जाता वहां 1 माना जाता है। बात समझ में आई? अच्छा, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से बीमा निकाली जा रही है। इतना आप लोग देखिए, फिर और आगे मैं और एग्जांपल बताता हूं। अब और आगे एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगला उदाहरण हम देखते हैं त्वरण का। आपसे त्वरण की बीमा निकालने के लिए बोल दिया जाए तो सबसे पहला काम, इससे संबंधित एक सूत्र लिखिए। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। अच्छा, वेग परिवर्तन, एक चीज यहां समझने लायक है कि वेग परिवर्तन की बीमा क्या होगी। वेग परिवर्तन की बीमा वही होगी जो वेग की बीमा है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि वेग परिवर्तन का मतलब क्या है? 2 वेग दिए गए थे, उनमें अंतर किया गया है, यानी उनको घटाया गया है, तो निकल के भी तो वेग ही आएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि एक दूरी 5 है, 5 मीटर है, दूसरी 10 मीटर, इनका अंतर क्या होगा? तो इनका अंतर जब निकल के आएगा तो वो भी 5 मीटर ही तो आएगा, यानी दूरी ही आएगी। 2 भौतिक राशियां जब उनको घटाया या जोड़ा जाता है तो वही भौतिक राशि निकल के आती, कोई दूसरी नहीं आती है। इसी तरीके से वेग परिवर्तन है। वेग परिवर्तन मतलब 2 वेग थे, उनमें अंतर किया गया है, तो निकल के जो आएगा वो भी वेग ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। वेग की बीमा आप निकाल चुके हो, उसकी बीमा यहां पर रख सकते हो, यल टी की घात -1 ब्रैकेट में बटे समय की बीमा होती है टी, आप जानते हो। इसको आप थोड़ा और सॉल्व कर लो, त्वरण की बीमा निकल के आएगी। कैसे सॉल्व करोगे? फिर वही बात है कि जो भिन्न में ऊपर की तरफ है उसको ऐसे ही धनात्मक घात में लिखते हैं, जो भिन्न में नीचे का पार्ट है यानी हर का पार्ट है उसको जब ऊपर ले जाते हैं तो ऋणात्मक घात के साथ लिखते हैं। तो यहां पर घात आ जाएगी टी की पावर -1। अच्छा, अब आगे यहां पर निकल के आएगा यल टी की घात। अब यहां एक मैथ वाला पार्ट है, यहां पर यल एक ही है तो यल हमने लिख दिया, टी 2 है और दोनों की घात है। अब एक चीज समझो कि अगर बेस समान हो तो उन पर जो घात लगी होती है, मान लो यहां पर 2 है यहां पर 3 है, तो उनकी घातें जोड़ दी जाती हैं। मैथ का पार्ट है, आपको पता होगा। तो जुड़ के क्या आएगा? x की घात -5, यानी अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो उसी तरीके से यहां पर भी होगा, t और t आधार समान है तो घातें जोड़ दी जाएंगी, तो -2 ये निकल के आएगा त्वरण। चलो अगला निकालते हैं बल। बल की बीमा वही बात, एक सूत्र लिखिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये इसका सूत्र होता है।
बीमा रख दीजिए। द्रव्यमान की बीमा होती है यम, पहले ही हम आपको बता चुके हैं। त्वरण की बीमा अभी आप निकाले हो, इस तरीके से पूरा कंबाइन करिए, क्या निकल के आएगा, यम यल टी की पावर -2, ये बल की बीमा हुई। कार्य की निकाल लीजिए, कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक, बीमा का मान रखिए यहां पर। बल की बीमा अभी आपने निकाला है, क्या होती है, यम यल टी की पावर -2, टी की घात -2। उसके बाद क्या है, विस्थापन। विस्थापन एक दूरी है, इसकी बीमा यल होगी, तो यल हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसको जोड़कर लिख दीजिए, क्या होगा यहाँ पर, यम यल घात 2 टी की घात -2 या यम यल स्क्वायर टी पावर -2, ये बीमा निकल के आ गई। इस तरीके से आप किसी की भी बीमा निकाल सकते हो। जरूरत है जो मूल राशियां हैं उनके लिए क्या संकेत प्रयोग करती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और जिस भी भौतिक राशि की बीमा आप निकालने जा रहे हो उससे संबंधित एक सूत्र लिखिए जिससे कि बीमा निकाली जा सके। इस तरह से आप बीमा किसी की भी निकाल सकते हो। आप लोग को जो भी भौतिक राशि मिले उसका सूत्र खोजिए, और जो भी भौतिक राशि मिले उसका सूत्र खोजिए, उसकी बीमा निकालिए। ठीक, इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। एक नोट देखिए, नोट क्या है, समान बीमा वाली राशियां। कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनकी बीमा समान होती है, जैसे कि लंबाई हो या दूरी कहा जाए या विस्थापन या आयाम या तरंग दैर्ध्य, सबकी बीमा समान होती है, यल। कार्य, बलाघूर्ण या ऊर्जा, ऊर्जा में कोई ऊर्जा बोल रहा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा बोल रहा है, या बलाघूर्ण लिया जा रहा है, या कार्य, इन सब की बीमा समान होती है, जो कि आपके सामने लिखी हुई है, यम यल स्क्वायर टी पावर -2। प्रतिबल और दाब की बीमा समान होती है, यम यल पावर -1 टी पावर -2। संवेग और आवेग की बीमा आपस में समान होती है, यम यल टी पावर -1। बल और भार की बीमा आपस में समान होती है। चाल तथा वेग की बीमा आपस में समान होती है। समय और आवर्तकाल, इन दोनों की भी बीमा आपस में समान होती है। इसी तरीके से लास्ट में आवृत्ति और कोणीय वेग, ये दो ऐसी भौतिक राशियां जिनकी बीमा आपस में समान होती है। ठीक, ये कुछ ऐसी भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं आपस में समान होती हैं, इनको जरा याद रखिएगा। या अगर आपको निकालना सीख गए हो तो कभी भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उससे संबंधित एक सूत्र आपको आना चाहिए। तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ये बीमा से संबंधित कुछ पॉइंट हुए, एक पॉइंट और बच रहा है बीमा से संबंधित जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। ये एक और पॉइंट देखते हैं बीमा से संबंधित, नोट करके हमने लिखा हुआ है। क्या है ये पॉइंट, ऐसी राशियां जिनकी बीमा नहीं होती। इसमें 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो कोण, कोई भी कोण आप निकालोगे तो उसकी कोई बीमा नहीं होती। याद रखना, बीमा और मात्रक में अंतर है। कोण का मात्रक होता है रेडियन, अगर समतल कोण है तो रेडियन, अगर घन कोण है तो स्टेरेडियन। बीमा की चर्चा हो रही है, इनके मात्रक हैं, बीमा नहीं है। कोण की कोई बीमा नहीं होती है, विकृत की भी कोई बीमा नहीं होती है। घर्षण गुणांक, जैसे आगे पढ़ोगे घर्षण का चैप्टर तो उसमें मिलेगा घर्षण गुणांक, इसकी भी कोई बीमा नहीं होती। आपेक्षिक घनत्व की कोई बीमा नहीं होती। कहीं भी कोई अनुपात अगर आप निकाल रहे हो, कहीं भी कोई अनुपात अगर आप निकाल रहे हो तो अनुपात से जो भी भौतिक राशि निकल के आ रही है उसकी कोई बीमा नहीं हो सकती। अच्छा, लास्ट में सभी संख्याएं, जो भी संख्याएं आपको देखने को मिलती है उनकी कोई बीमा नहीं होती। भौतिकी में या भौतिक विज्ञान में जो भी संख्याएं यूज की जा रही हैं उनकी कोई बीमा नहीं होती। क्यों नहीं होती, एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। कैसे, जैसे कोण, कोण की अगर आप बीमा निकालना चाहो तो कोण के लिए पहले एक सूत्र लिखोगे। क्या सूत्र होता है इसका, चाप बटे त्रिज्या, यानी आर्क अपान रेडियस। जैसे कोई गोला है, ये सेंटर है, तो यहां पर एक चाप इस तरीके से आप लोगे, ये रेडियस हो गई,
ये चाप हुआ, इसकी डिस्टेंस x मान लेते हैं। तो जब आप कोण निकालते हो तो उसका ये सूत्र होता है कि वो जो एंगल आप निकाल रहे हो वो कितना चाप जो है परिध पर ले रहा है उसका परिमाण और त्रिज्या उस वृत्त की, ये दोनों को रखना होता है। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये जो चाप है ये भी एक तरह की दूरी है, ये जो त्रिज्या है ये भी एक तरह की दूरी है। तो दोनों के लिए भी मैं क्या रखूँगी, चाप के लिए भी l और त्रिज्या के लिए भी l, क्योंकि ये दोनों दूरियां होती हैं। अच्छा, ऊपर नीचे जब समान चीजें होती हैं तो कट जाती हैं, तो इस तरह से कोई भी बीमा नहीं होती। इसी तरीके से सारी चीजों का निकाला जा सकता है। इन सभी भौतिक राशियों की कोई बीमा नहीं होती। तो ये बीमा में इतनी बातें हुई, कंप्लीट हुई, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। चीज़ें आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। बीमा निकालना आप लोग देख लीजिए, बहुत सारी जिसका भी निकालना हो निकाल लीजिए। कोई नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।